क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे पेड ग्रुप चालू हैं यूपीपीएससी यूपीएससी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जो कि वीडियो का है, पीडीएफ का भी लिंक दे रखा है। कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग 9650347272 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिशन प्रयागराज हमारे जो है कंप्लीट पेड ग्रुप का नाम है। प्रयागराज में जाके इंटरव्यू देना है, उसको निकालना है 2022 में। ठीक, तो अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में एग्जामिनेशन में आ सकते हैं हमारे यूपीएससी यूपीपीएससी और बीपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो है ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित, स्टिचिंग एंड टेलरिंग सर्विसेज। इंटरनेशनल वीमेन डे पे अब देखो, एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जिसको जेम बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ें खरीदी जाती है, प्रोक्योरमेंट करी जाती हैं, वो इस मार्केट प्लेस पे जाके, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है रॉड खरीदनी है, ट्यूबलाइट खरीदनी है, राशन लेना, जो भी, ठीक, तो वो जाके इसी ये एक समझ लो गवर्नमेंट वालों के लिए एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसा है, यहाँ पे जाके ही ऑर्डर प्लेस करेगा और फिर जो है इससे कई सारे लोग जो है जुड़े रहते हैं। ठीक, तो वो लोग जो है इस ऑर्डर को पूरा करके गवर्नमेंट को जो है सामान वस्तुएं ये मुहैया कराते हैं। तो उसी तरीके से अभी क्या है कि इंटरनेशनल वीमेन डे पर GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने जो है ऊषा इंटरनेशनल के साथ में साझेदारी करी है, ठीक, थ्रू इट्स सिलाई स्कूल प्रोग्राम। और उसमें ये क्या होगा कि गवर्नमेंट वाले जो डिपार्टमेंट हैं, कार्यालय हैं, ये सब लोग सिलाई से संबंधित जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो ऊषा इंटरनेशनल सिलाई स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत इनको देंगे। और ये लोग फिर जो है GEM पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट को जो है वस्तुएं, मतलब वही कपड़ा और ये सब जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। बीच में आपका एक अमेजॉन गवर्नमेंट का क्या नाम है, GEM। ठीक, ये इससे कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कई लोगों को, कई महिलाओं को, ऊषा सिलाई वीमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करनी है, अपनी आजीविका के लिए जो है अच्छी इनकम उनके लिए रहेगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है यहाँ सर। अच्छा, एक ये भी है कि जो भी मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, वीमेन के द्वारा जो संचालित होती हैं। ठीक, तो एक ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक कोटा होता है कि भाई साहब जो भी हम प्रोक्योरमेंट करेंगे उसमें से कम 3% हम वीमेन द्वारा संचालित माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस सही करेंगे। ठीक, तो वो वाला टारगेट भी गवर्नमेंट का जो है इसके थ्रू, ऊषा सिलाई वीमेन और इसके थ्रू जो है पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ये पूरी 100% जो है गवर्नमेंट जो का इस पे स्वामित्व है, लेकिन ये कंपनी है, ध्यान रखना। ठीक, सेक्शन 8 के अंतर्गत ये कंपनी है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत। ठीक, और इस पे जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का होता है, मंत्रालय ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ये प्रोक्योर करता है गुड्स और सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए। ठीक, तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ सेंट्रल के लिए, तो गलत है। दोनों लोग ही जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उपयोग करते हैं सामान का, वस्तु का और सेवाओं का प्रोक्योरमेंट करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टोरेट, टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव। ठीक है ना, अस्थायी सुरक्षा निर्देश। देखो ऐसा है, यूरोपियन यूनियन ने एक ये वाला प्रोटेक्शन डायरेक्टिव है, ये पहली बार लगाया है। ठीक है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक तो आपको पता है यूक्रेन अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है नहीं, कोशिश कर रहा था बनने का। ठीक, और लेकिन यहाँ पे अभी रशिया के जो है अटैक करने की वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है। ठीक, बाकी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनमें, तो यूरोपियन यूनियन के जो है एक लॉ के अंतर्गत, ठीक, यूरोपियन यूनियन काउंसिल डायरेक्टिव जो है 2001-55 EC 20 जुलाई 2001, जिसको कि हम टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव बोलते हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या करते हैं कि जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर नहीं है और वहाँ से जो है पलायन हो रहा, रिफ्यूजी और ये सब लोग, बहुत लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या उनके राइट्स हैं, क्या सब है, वो सब इसके टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव के अंतर्गत लिखा गया है। समझ में आएगी बात।
और ऐसा यूरोपियन यूनियन ने पहली बार किया है। और द वॉर इन यूक्रेन इज द फर्स्ट टाइम दैट द यूरोपियन यूनियन हैज इन्वोक्ड द टीपीडी। ठीक, और ये एक और साइन है कि मतलब यूरोप पूरा यूनाइट है रशिया के खिलाफ। ठीक, और भाई साहब एक चीज़ और ध्यान रखना, दो संस्थाएं हैं, UNHRC और UNHCR। ठीक, जो HCR है वो क्या है, वो रिफ्यूजी से संबंधित है, ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। उन्होंने ये क्या बोला है कि 15 लाख लोग जो है यूक्रेन से जो है भागे हैं जान बचाकर 10 दिनों में, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये सबसे बड़ा जो है रिफ्यूजी क्राइसिस है। दूसरा कौन सा होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये मानव अधिकार वाला होता है जिसमें 47 मेंबर होते हैं। अभी हम लोगों ने कल परसों पढ़ा भी था। ठीक, यूरोपियन कमीशन ने डिस्क्राइब किया है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन होता है कि जब बहुत ज़्यादा इमीडिएट या फिर टेम्परेरी प्रोटेक्शन को चाहिए ऐसे पर्सन जो डिस्प्लेस हो गए हैं और यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, ठीक, और उनका अपनी कंट्री में जाना भी खतरे से खाली नहीं है, तो उनके लिए ये जो है टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव लाया जाता है। ठीक, डायरेक्टिव ये कहता है कि ये रिस्क है भाई साहब दैट द स्टैंडर्ड असाइलम सिस्टम जो है वो, मतलब कि वैसे तो 1 2 3 4 लोग आ जाए तो भाई असाइलम देने की जो है बात हो सकती है, लेकिन इस समय तो भाई साहब 15 लाख लोग पूरे जो है जाके एकदम इन्फ्लक्स हो रहा है। ठीक, और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे जो है ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव लाया गया है। ठीक, कहाँ से लाया, कौन लाया है, यूरोपियन यूनियन लाया है। ऑप्शन में देगा यूक्रेन लाया है, तो नहीं होगा वो आंसर। ठीक, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 से संबंधित सोशल इश्यूज, एज ऑफ कंसेंट। आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर कि जैसे भारत में जो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट इसको बोलते हैं, उसमें यह है कि भाई साहब 18 साल से या फिर उससे नीचे जो भी बच्चे हैं उनके पास ये कंसेंट देने का वो अधिकार नहीं होता कि मतलब हाँ हमने सेक्स किया अपनी कंसेंट से किया। मतलब मान लीजिए भारत में कोई 16 साल की बच्चा या बच्ची आ जाए, वो ये कहे कि हम तो अपने कंसेंट देके हमने सेक्स किया, या फिर हमने इसके साथ सेक्स किया था तो जो है इसका कंसेंट था हमारे पास, ठीक, सहमति थी, तो ऐसा भारत में नहीं होता। भारत में ये है कि 18 साल से नीचे है तो कंसेंट वो नहीं दे सकता, इतनी समझ नहीं है, इतना हमारे यहाँ माना जाता है। ठीक, लेकिन फिलीपींस में भाई साहब ये एज जो है 12 साल थी, और मतलब अब इन्होंने अब जाके इसको जो है 16 साल करी है, और इस समय अब दुनिया में सबसे कम एज ऑफ कंसेंट का देश कौन सा बन गया, अंगोला बन गया है, ध्यान रखिएगा अंगोला, वहाँ पे अभी भी 12 साल है। तो फिलीपींस में अब 16 साल हो गई है, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ही कम है, जैसे कि आपका ये जर्मनी, चाइना, इटली, ब्राज़ील, यहाँ पे 14 साल है अभी भी। ठीक, आपका जापान में 13 साल है, मतलब 13 साल से नीचे के बच्चा कोई कहता है कंसेंट तो फिर उसको नहीं मानाएगा। उसके ऊपर 14 साल का मान लीजिए जापान में कोई है बच्चा है बच्ची, ये कहती है कि 14 साल की कि हाँ हमने कंसेंट के साथ किया है, तो वो मतलब जो है उनको अनुमति है। अगर उसके नीचे है तो फिर नहीं माना जाएगा, मतलब लॉ के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें भारत में तो अगर 18 साल के नीचे कोई इस तरीके करता भी और ये कहे भी कि हमने इनकी सहमति मांगी तो उनको ही जिम्मेदार, मतलब इलीगल होगा। ठीक, और ये सेक्सुअल असॉल्ट के तरीके से माना जाएगा भारत में। ठीक, और इसीलिए देखो फिलीपींस में इतनी कम उम्र थी कर रखी थी एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट के लिए, तो वहाँ पे जो है हर 5 में से एक बच्चा जो है सेक्सुअल वायलेंस का जो है शिकार था, यानी कि 20% बच्चे। तो देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स में भी 16 साल ही है, और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में अलग वहाँ का संघवाद जो है वो अलग है ना, थोड़ा सा फेडरलिज्म, तो वहाँ पे हर स्टेट अलग अलग जो है 16 से 18 साल ऐसे रखती है। यूनाइटेड किंगडम में भी अभी एज ऑफ कंसेंट क्या है, 16 साल है। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत मैपिंग कर लेते हैं। फिलीपींस और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जिसका नाम है स्काराबॉग, ये एक वैल्यू एडिशन आप लोग के लिए हो गया। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो है मनीला। ठीक, एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी फिलीपींस में ही है, और उसका जो एक सब ऑफिस है वो भारत में है, वो बनारस में है। ठीक है ना, यही सब जो मतलब मैं आपको बताता हूँ ना इंटरलिंकिंग कैसे करें पढ़ो, ये ऐसे ही याद आता है। फिलीपींस जब दिमाग में आता है ना तो ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती है। फिलीपींस ही जो है सबसे पहले अभी हम लोग ने से जो है मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला पहला देश बन गया है। बताइए क्या चीज़ खरीदी थी फिलीपींस ने, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ यहाँ पर टॉपिक, और ये देखो कौन कौन सी रिवर है फिलीपींस सी, इसके ईस्ट में है साउथ चाइना सी, वेस्ट में है, साउथ में मलेशिया है, ये पलाऊ है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैपिंग जरूर करिए। रात में सोते सोते मैप बुक उठाई 10 मिनट देख लिया, क्या दिक्कत है।
लेकिन आप लोग ये सोचो कि एक साथ बैठूंगा और 1-2 घंटे में सब उड़ा दूंगा, तो नहीं उड़ पाएगा भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आपका होना चाहिए हिस्ट्री संबंधित। ये पाल धाधव मसाकर जो है गुजरात गवर्नमेंट ने अभी जब रिपब्लिक डे की झांकियां थी ना, इससे संबंधित मैंने आप लोग को वीडियो भी एक बना के दिया था, कौन जीता अवार्ड, क्या क्या झांकियां थी, आर्टिकल्चर संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पीडीएफ जो है पेड ग्रुप में मिल जाएगी, याद दिला दीजिएगा। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने अभी 100 साल जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किए मतलब मार्क किए पाल धाधव किलिंग्स के। और ये कहते हैं कि जलियांवाला बाग से भी बड़ा मैसेकर था। इसी टाइप से अभी उड़ीसा वाले भी पीछे आया था, मेरे ख्याल से उड़ीसा में ही था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने भी कोई एक बताया था और कहा था कि ये जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा इसमें मरे थे। ठीक, लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री में वही चीज़ मानी जाती है जो ब्रिटिशर्स ने भी बात मान ली हो, लेकिन ब्रिटिशर्स मानते नहीं। ब्रिटिशर्स बताता है कि खाली 22 मरे थे, लेकिन जलियांवाला बाग में काफ़ी ज़्यादा नंबर उसने माने थे, क्योंकि उसमें तो बहुत बहुत भयंकर था। हालांकि गुजरात ये कह रही है कि गवर्नमेंट की पाल दादों में जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा भयंकर नरसंहार हुआ था। ठीक, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये हिस्ट्री से संबंधित करंट अफेयर है। ठीक है ना, हिस्ट्री स्टैटिक सब्जेक्ट है, इस तरह के करंट अफेयर ही अब जो जैसे आएगा भाई न्यूज़ में तो है ही है, तो ये पूछ सकता है। तो इसमें हुआ क्या था, पहले तो ये कौन सी ट्राइब से संबंधित है, भील ट्राइब से संबंधित है। ठीक, 7 मार्च 1922 को हुआ था। 1922 4 फरवरी को बताइए क्या हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। तो उस दिन क्या है कि 3 गांव थे, पाल, चितरिया, दादव। वहाँ ये सब सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट इदार स्टेट में आते थे। वहाँ पर ये नरसंहार हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या है, होली से जस्ट पहले इमलकी एकादशी होती है। ठीक, ये एक मेजर फेस्टिवल होता है जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए। तो विलेजर्स जो थे आपके गांव वाले, पाल, धाधव और चेतरिया के, वो सब हेर रिवर एक वहाँ पे थी, वहाँ पे जाके जो है इकट्ठा हुए थे, एक ही मूवमेंट बना रहे थे, और जिसको कि मोतीलाल तेजावत जो है लीड कर रहे थे। एक एक चीज़ याद रखना। ठीक, तो ये मूवमेंट जो है ये प्रोटेस्ट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके लैंड रिवेन्यू टैक्स यानी कि लगान जो उन्होंने पीजेंट्स के, किसानों के ऊपर लगाया था, उसके खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट था एक ही मूवमेंट में। ठीक, कौन, तेजावत, मोतीलाल तेजावत इसको लीड कर रहे थे। ब्रिटिशर्स और जो सामंत थे यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके खिलाफ था ये। अब यहाँ पर भाई साहब एक मेवाड़ भील कॉर्प्स जो था, मेवाड़ भीड़ कॉर्प्स, जिसको ये पैरामिलिट्री फोर्स था, ब्रिटिश ने इसको कहा कि भैया ओपन फायरिंग करो, मार डालो सबको। इसमें 22 तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई साहब माने था कि हाँ इतने लोग मर गए थे। भील हालांकि जो है वो ये कहते हैं कि 1200 से 1500 लोग मरे थे। ये देखिए इस साल की झांकी में भी पाल दाधव मसाकर को इन्होंने दिखाया था रिपब्लिक डे में। ठीक, ट्राइब्स स्टेट वाइज और खास तौर पे यूपी की। ठीक, तो ये जो है हमें आज होमवर्क में पढ़ना है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, अवार्ड दिए जाते हैं लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से पुरस्कार थे, एक एक समझिए। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार पहला, दूसरा था नेशनल सेफ्टी अवार्ड दूसरा। ये इसमें जो परफॉर्मेंस ईयर 2018 के है उसके लिए दिया गया अवार्ड, इन दोनों के लिए, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और नेशनल सेफ्टी अवार्ड के लिए। तीसरा जो अवार्ड था वो था नेशनल सेफ्टी अवार्ड माइंस यानी कि खान के लिए, खदान के लिए। ठीक है, तो ये जो है 17, 18, 19, 20 चारों सालों के लिए दिया गया है। तो अब देखो 1965 से तो भाई साहब वीआरपी और एनएसए चल रहा है, लेकिन एनएसए जो माइंस है वो 1983 से जो है श्रम मंत्रालय इस पर अवार्ड दे रहा है। अब वीआरपी और एनएसए जो है वो कौन ऑपरेट करता है, कौन, इसको DGFASLI। जो लोग मेरे साथ ईपीएफओ में पहले जुड़े हुए थे उनको याद आ रहा होगा, मैंने सब कुछ पढ़ाया था भाई साहब, और ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब भी ईपीएफओ का इंटरव्यू होगा तो उसमें पूछा सकता है। तो ये अवार्ड या फिर ये श्रम मंत्रालय संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक, वहीं एनएसए माइंस की बात करें तो ये DGMS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, जो कि धनबाद में है। DGFASLI कहाँ है, मुंबई में। तो ये लोग इसको ऑपरेट करते हैं अलग अलग। ठीक, वीआरपी एनएसए आपका DGFASLI, और आपका एनएसए माइंस को कौन कर रहा है, DGMS, जो कि धनबाद में। DGFASLI ये एक अटैच्ड ऑफिस है यानी कि संबद्ध कार्यालय है। वहीं DGMS जो एक अधीनस्थ ऑफिस है मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब इसके मतलब ऊपर है मंत्रालय के डिपार्टमेंट, उसके अधीनस्थ ये डिपार्टमेंट है DGMS वाला।
अब देखो इसमें मेन अवार्ड देने का उद्देश्य क्या है कि भैया कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लोग के अंदर जो है प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़े, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर माइंस में, ठीक। तो इसी को लेकर जो है एनएसए माइंस 1983 में जो है भारतीय गवर्नमेंट ने चालू किया था। भाई सेफ्टी कौन सा माइन ज़्यादा अच्छी सेफ्टी रख रहा है तो सभी के लिए बढ़िया होगा, एक से दूसरा सीखे, दूसरे के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना है वो भी बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करें। अब देखो दो और जो बचे वीआरपी एनएसए, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्वकर्मा क्या है इसका फुल फॉर्म? विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। ये रिकॉग्निशन मतलब जो है इसमें मान्यता दी जाती है आउटस्टैंडिंग सजेशन। कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उद्योग है, जहाँ पे सजेशन स्कीम चलती है कि भाई साहब सजेशन बताओ कि भैया क्या करें। एक तो जो है वर्किंग कंडीशन बढ़िया रहे, क्वालिटी बढ़िया रहे, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बढ़िया रहे, इम्प्रूवमेंट हो, साथ ही साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये सब बढ़िया हो सके। तो जो भी वर्कर्स हैं वो कुछ सजेशन देते हैं, वो सजेशन जो है क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, वर्किंग कंडीशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट भी करता है अगर मैनेजमेंट ढंग से, ठीक। मैंने आप लोगों को ईपीएफओ में पढ़ाया भी था, 3 होती हैं इकाइयाँ। इंडस्ट्रियल में जो है आपका जो है मैनेजमेंट होता है और उधर जो है वर्कर होता है, और बीच और तीसरा जो है आपका गवर्नमेंट होता है, ठीक। ये पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो इसमें सजेशन जो है अच्छे से इंप्लीमेंट भी करें मैनेजमेंट, तब ऐसी जगहों पे वीआरपी यानी कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। वहीं अगर एनएसए की बात करी जाए, नेशनल सेफ्टी अवार्ड की, तो भाई साहब इसमें क्या है, सेफ्टी जो बढ़ाएगा बढ़िया से, एक्सीडेंट को जो है होने से रोकेगा, वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों मिलके बढ़िया से जो है काम करेंगे। कहाँ कहाँ पे ये लागू हो सकता है? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, पोर्ट हो गई, या फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी जगहें हैं, वहाँ पर अगर बढ़िया एक्सीडेंट ना होने दिया जाए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो है एनएसए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। समझ में आएगा? ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट था ये। और नेक्स्ट टॉपिक इस जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित परम गंगा। देखो ऐसा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, मतलब कि एक सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए मिशन बनाया जा रहा है, ठीक। और उसमें जो है अभी एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम है परम गंगा, ठीक। ये एक सुपर कंप्यूटर है, आईआईटी रुड़की में लगाया गया है। इसकी जो सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो 1.66 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक। तो ये पेटाफ्लॉप जो है मतलब कितने कम समय में कितना ज़्यादा जो है ये प्रोसेस कर सकता है डेटा, उसकी एक इकाइयाँ है, यूनिट है, ठीक। परम गंगा आईआईटी रुड़की में लगाया गया 1.66 पेटाफ्लॉप है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत आता है। इस सिस्टम को डिजाइन और कमीशन सीडेक ने किया है, ठीक। कंप्यूटर एडेड जो है ये पढ़ा होगा आपने। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक, एडवांस कंप्यूटिंग। तो इसी ने इसको डिजाइन भी किया, कमीशन भी कराया अंडर फेज 2 ऑफ द बिल्ड अप्रोच ऑफ एनएसएम। एक एनएसएम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बिल्ड अप्रोच जो है फेज 2 में, उसके अंतर्गत इसको जो है इसने डिजाइन और कमीशन किया, ठीक। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है भाई साहब, ये संयुक्त रूप से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है चलाया जाता है, और इसको इम्प्लीमेंट सीडेक करता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर करता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, हो सकता है वहाँ संस्था संबंधित पूछ ले आपसे कि कौन कौन है। इसके 4 मेजर पिलर हैं एनएसएम के, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है एप्लीकेशन, तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और चौथा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक। तो ये सारी बुनियादी ढांचे, अनुप्रयोग, अनुसंधान और विकास और मानव संसाधन विकास। सीडेक को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भैया तुम डिजाइन करो, इसका विकास करो, डिप्लॉय करो, कमीशन करवाओ, परिनियोजन कराओ, कमीशन कराओ जो है सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का अंडर द बिल्ड अप्रोच ऑफ मिशन, ठीक। सीडेक ने अभी तक 20 पेटाफ्लॉप से ज़्यादा पावर के सुपर कंप्यूटिंग वाले जो है करीबन 11 सिस्टम इन्होंने लगाए हैं। कहाँ पे? आईआईएससी बेंगलोर जो है, आईआईटी में अलग अलग जगहों पे, जैसे अभी रुड़की में लगाया, आईआईएसईआर पुणे, इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके। और ये जे जवाहरलाल नेहरू CASR नाबी मोहाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और सीडेक। तो इन सब जगहों पे उन्होंने फेज 1 फेज 2 में 11 से ज़्यादा सिस्टम लगाया, जिसमें अगर टोटल देखा जाए तो 20 पेटाफ्लॉप से ज़्यादा की जो है प्रोसेसिंग स्पीड इन्होंने बनाई है, ठीक। याद रहेगा ना? कुछ तो याद रहेगा, 2 बार रिवाइज करोगे सब याद रहेगा। इस वीडियो को देखो, PDF से रिवाइज करो।
अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित ही है। इसमें है मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अब देखो, जो भी टेलीकम्युनिकेशन में, संचार में जो है आपका इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, ठीक, तो उनकी जो भी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, चाहे वो भारत में इंपोर्ट होके हो, चाहे भारत की कंपनियों ने बनाए हो, ठीक, हमारे यहाँ खुद के बनाए हो, उसको जो है जांच किया जाता है, उसकी मैंडेटरी होता है, टेस्टिंग करी जाएगी, उसका प्रमाण किया जाएगा, सेफ्टी के लिए EMI EMC टेक्निकल रिक्वायरमेंट सब कुछ जो है टेस्ट किया जाता है, ठीक। तो ये जो टेस्ट है, इसके करने के लिए अभी क्या है कि स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है गर्ल स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। कौन कर रहा है? टेलीकॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, ठीक। इसमें कई सारे जो और उद्योग हैं उनके साथ में मिलकर गर्ल स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका कौशल विकास करते हुए उनसे फिर ये टेस्टिंग करवाएगा, जो कि अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTCTE जो टेस्टिंग कैसे होगी, क्या मानक होंगे, ये सब 2017 में बताया हुआ है। कोई भी टेलीकॉम इक्विपमेंट हो, चाहे इंपोर्टेड हो चाहे स्वदेशी हो, सबका जो है टेस्ट किया जाता है। MTCTE जो है फेज़ 3 और फेज़ 4 जो है ये अभी अधिसूचित किया गया था 22 सितंबर 2021 में। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो होता है ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो ये जो टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, प्रमाणित किया जाता है, तो उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो है वो इसका कार्यान्वित करता है, ठीक। ये एक निकाय है टेलीकॉम कमीशन के आयोग के अंतर्गत, और ये नोडल एजेंसी भी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक, ध्यान रहेगा। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट यार, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हेल्थ इश्यूज से तो है ही है, मुझे लगता है डिफेंस वाले में भी पूछ सकता है इसको, तो पेपर 3 में भी आ जाएगा। योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी अर्जेंटीना ने ये कहा है कि उनकी जो पुलिस है वो सब जो है योगा टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, ताकि उनका जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सके, तनाव प्रबंधन किया जा सके। अर्जेंटीना कंट्री का नाम है, ये ध्यान रखना। वैसे तो जो ये लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका मतलब एक तो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक, उसके बाद जो है सेंट्रल अमेरिका और जो है साउथ अमेरिका, तो इन दोनों ही अमेरिका में लैटिन जो है लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेनिश वहीं सब आती है, मिक्स होती है। तो वहाँ पर पहले से ही जेलों में योगा और मेडिटेशन जो है आपका सिखाया जाता है, ध्यान लगाना, ये सारी चीज़ें, ठीक। लेकिन अभी ये अर्जेंटीना भी कर रहा है, इसलिए जो पूछेगा तो अर्जेंटीना करिए कि भारतीय संस्कृति क्या है योगा। काफ़ी देख रहे हो, भारत की जो सॉफ्ट पावर है ना, ये बहुत तगड़ी है भाई साहब, ऐसे चलती है कि लोग इसको रोक ही नहीं पाते हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है अर्जेंटीना में और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अर्जेंटाइन फेडरल पुलिस इन्होंने संयुक्त रूप से एक वर्कशॉप रखी है योगा पर, ठीक। अब देखो, भारत में आयुष मंत्रालय जो है योगा को कहता है कि भाई साहब इसके बहुत बड़े फायदे हैं आर्म फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो भाई साहब इससे जो है टॉलरेंस बढ़ता है, ठीक, अत्यधिक प्रभावी और प्रतिरक्षा विनियामक साबित होता है, हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक, ऑगमेंटिंग स्ट्रेस हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। तो योगा को ये काफ़ी प्रमोट भी कर रहे हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए ऑलरेडी जो है योगा के कुछ कस्टमाइज पैकेजेस चलते हैं भाई साहब। दो कस्टमाइज यहाँ पर भी, आर्मी के अनुसार, एयरफोर्स के अनुसार, नेवी के अनुसार, ठीक। और उनको सिखाया जाता है भाई साहब अगर तुम बहुत ऊंचाई पे हो तो कैसे, क्या तुम्हें अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है, हॉट डेजर्ट में हो, कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में हो तो कैसे करो। लेह लद्दाख भारत में जो है वो बताइए कैसा है, डेजर्ट है आपका, कोल्ड डेजर्ट है कि हॉट डेजर्ट है, ठीक। थार जो डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है कि आपका हॉट डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट जो है वो बताइए कहाँ पर है, और हॉट डेजर्ट है कि कोल्ड डेजर्ट है। टकला मकान बताइए कहाँ पर है और ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है कि हॉट डेजर्ट है। जो मैंने बोला इसको सुनिए और आंसर करने की कोशिश करिए। सबमरीन में शिप कंडीशन, तो इन सब के लिए जो है योगा के पैकेजेस होते हैं कि भैया जो है डिस्ट्रेस ना हो, ठीक। कई सारे आसन प्राणायाम हैं जो कि हेल्प करते हैं सोल्जर्स को कॉम्बैट करने में, और उनका फिजियोलॉजिकल फिटनेस को भी बनाए रखता है। मैपिंग कर लेते हैं यहाँ पे, देखो अर्जेंटीना का ये देखो क्या क्लेम करता है कि ये फॉकलैंड आइलैंड हमारे हैं, लेकिन ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ये है आपकी, ठीक है ना, ब्रिटिश का इसके ऊपर जो है अभी कंट्रोल है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, ब्यूनो एयरेस अर्जेंटीना की। उरुग्वे अलग जो है कैपिटल मतलब कंट्री है। बताइए इसकी कैपिटल का नाम क्या है, ठीक। और ये इसके यहाँ पे जो है एंडीज पर्वतशिला जाती है, एंडीज, ठीक, याद रहेगा।
और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। देखिए एक जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, ठीक, ये 2015 में आया था और तब ये कहा जाता कि बीबीआईएन, बीबीआईएन क्या है, भारत बांग्लादेश सॉरी भूटान बांग्लादेश इंडिया और नेपाल। तो कौन कौन है इसमें, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, इन सब कंट्रियों के बीच में मोटर व्हीकल जो है आराम से फ्रीली जाएगी आएगी, सामान को ले जाना पीपल को ले जाने आवाजाही रहेगी, रोक टोक नहीं रहेगी, ठीक। तो इसके लिए 2015 में ये चीज लाई गई थी, लेकिन भूटान उस समय तो राजी था, ठीक है, हाँ बिल्कुल रहेगा, लेकिन बाद में भूटान की संसद में थोड़ा सा जो है भूचाल आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई साहब, हम क्योंकि हम लोग जो है एनवायरनमेंट के बहुत करीब हैं और इस तरीके से आप फ्री फ्लो गुड्स और पीपल का करोगे तो हम मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट को पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर भूटान ने बाद में जो है अपने हाथ खींच लिए थे, लेकिन फिर भूटान ने जो है 2017 में ये कहा कि भाइयों इंडिया नेपाल और बांग्लादेश तुम लोग हमारे चक्कर मत रुको, तुम इसमें आगे बढ़ो और जो है बीबीआईएन वाला जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसमें फ्री फ्लो गुड्स और पीपल का हो सकता है, वो लोग तुम लोग अपना जो है एग्रीमेंट कर लो। इंडिया ने फिर भी ये कोशिश करी और कहा कि भाई साहब मुझे भरोसा है कि भूटान वापस आएगा और इसमें ऐसा कुछ है हम लोग नहीं करेंगे, जैसा चाहे कोई कंट्री अगर रोकना चाहे तो रोक भी सकता है, लेकिन फिर नहीं हुआ, भूटान से नहीं मान पाया और अभी 2021 नवंबर में जो है भारत ने कहा कि चलो अच्छा फिर ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही भूटान को थोड़ा ठीक लगेगा हम लोग जब करेंगे जिस तरीके से अच्छा काम तो भूटान भी बाद में आ जाएगा। तो अभी एक एग्रीमेंट होने वाला है, मतलब सब रीजनल जो है बीबीएन ग्रुपिंग की मीटिंग होने वाली है, उस पर ये 3 कंट्रियां जो है डिस्कस करेंगे क्या कैसे इसको संचालित करना है एग्रीमेंट को, जिसमें कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल हो सकेगा। अब कौन, भूटान को हटा दिया, कौन कौन बचा है, बांग्लादेश इंडिया और नेपाल, ठीक। अभी जो है भूटान वैसे मिलेगा भारत को, मार्च के एंड में प्रधानमंत्री जी हमारे कोलंबो जाएंगे, वहाँ पे बिम्स्टेक की जो है मीटिंग है, वहाँ पे भूटान आएगा, ठीक, भूटान आएगा आपका, नेपाल आएगा और बांग्लादेश भी आएगा, तो वहाँ पे भी एक बार हो सकता है बात हम करें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे एक मैंने जो डायग्राम बताया है सॉरी, वो है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो बांग्लादेश है और ये नेपाल है, इसको चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है ऐसे मुर्गे की जो है गर्दन है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है और ये सिर्फ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 24 या 27 किलोमीटर का ही है। चाइना जो है यहाँ पे आपने देखा होगा, ये यहाँ पे बहुत डोकलाम और ये सारी जगह पे यहाँ पे ज़्यादातर अपनी वो स्टेशन करता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि यहाँ से अगर ये चाइना एकदम से हमला कर दे और यहाँ पे बोडोलैंड और उन सब पे जो वैसे भी भारत में थोड़ा अलगाववादी टाइप का रहता है, इंसर्जेंसी टाइप का, ठीक, तो ये पूरा जो उत्तर पूर्वी भारत है हमारा ये कट ऑफ हो सकता है जो है मेनलैंड इंडिया से, तो इसको ही जो है इसीलिए होता है गर्दन जो है मुर्गे की दबा देगा वो, तो इसलिए इसको चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। जियोपॉलिटिकल जो है स्ट्रेटजी उसमें ये हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज संबंधित है, यूक्रेनियन फॉरेन लीजन। देखो यूक्रेन में हमला हो गया रशिया का, यूक्रेन जो है लगातार एक विदेशी सेना को जो है बुला रहा, मतलब उसमें कई लोग जो है यूक्रेन के वासी नहीं और लेकिन यूक्रेन में जाके रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो यूक्रेन इसको जो है मतलब वो बढ़ावा दे रहा है। इंटरनेशनल लीजन ऑफ टेरिटोरियल डिफेंस ऑफ यूक्रेन नाम से जो है यूक्रेन फॉरेन लेजेंड्स आसान भाषा में बोल सकते हैं, वो चालू कर रहा है। इसमें भारत में से भी 500 लोग गए हैं। हालांकि भारत में ये चीज़ अगर कोई इस तरीके जा रहा है, किसी ऐसी कंट्री में जाके लड़ रहा है जहां से भारत के साथ में पीस शांति के रिश्ते हैं, तो ये जो है एक दंडनीय अपराध है। समझना ही बात। तो ये जो है यहाँ पर 500 इंडियंस जो है गए हुए हैं यूक्रेन में, फॉरेन लीजन सेना की तरह लड़ रहे हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी रशियन इन्वेजन को रोकने के लिए, और ये टेरिटोरियल डिफेंस स्क्वाड की तरह काम करेंगे। कई सारी ऐसी बटालियन 2014 से बनती रही हैं, एक इंडियन ने अभी तक इसको ज्वाइन किया है, 500 और गए हुए हैं, ज्वाइन करेंगे, ठीक। और ये भारत के डोमेस्टिक लॉ के अनुसार जो है ये एक दंडनीय अपराध है, ठीक। तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? देखिए हम लोग के जो है पेड ग्रुप मॉड्यूल जो है ये सारे हैं, मिशन प्रयागराज ये कंप्लीट है, इसमें बाकी सारे आपको मिल जाएंगे।
आज से हमारा जो है ये यूपीपीएससी 2022 के लिए कंप्लीट पेड ग्रुप चालू हो रहा है, बाकी भी पेड ग्रुप चालू हो रहे हैं। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो जल्दी ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ हर महीने नई पेड ग्रुप चलाता हूँ, वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। मैं जो है बिल्कुल सेलेक्टिवली और क्वालिटी पे भरोसा रखते हुए इस तरीके से पेड ग्रुप का पूरे जो है बनाए जाएंगे कि आप लोग का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, सिर्फ पैसों का कलेक्शन हो, उसके वैसी सोच यहाँ पर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिना देरी के जो है एक वीडियो मैंने बनाया था इसके बारे में सारा बताते हुए, तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ भी उसका लिंक भी उसमें है। आप लोग उसको देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो आप लोग भाई साहब 9650347272 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि अरे लेट हो गए। ठीक है ना, अगर आपकी प्रायोरिटी पे है, आपको यूपीएससी का पूरा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चाहिए, या फिर सिर्फ यूपीएससी का जो है करंट अफेयर बेस्ड कोई प्रोग्राम चाहिए, या काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए, कहीं भी आप पढ़ते हो लेकिन आपको जो है डाउट वहाँ पे नहीं क्लियर किए जा रहे हैं, या फिर आपको जो है कुछ भी काउंसलिंग गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो जो है आप हमारे पास आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे है, सारी चीज़ें हैं, पढ़िए और हमसे बात करिए। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।